हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आज एक नया लेक्चर। इससे पहले हमने कई सारे लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमारा जो पिछला वाला लेक्चर था वो था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब देखो, गोलीय दर्पण दो होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन सारी चीजों को हमने पिछले वाले लेक्चर में किया था। और आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो हमारा है दर्पण सूत्र, चिन्ह परिपाटी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले, देखने से पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछला लेक्चर एक बार पहले देख कर आए। अगर उसको आप देखे रहेंगे तो यहाँ पर ज्यादा बेहतर क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। वैसे जितने की जरूरत पड़ती है उतना तो आपको यहाँ पर बता ही देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो हेडिंग लगा लो यहाँ पर कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखो, दर्पण सूत्र सबको पता होगा क्या होता है। दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/v प्लस का 1/u बराबर का 1/f। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे जो टर्म है उस टर्म को याद रखना है, जहां पर हमारा v जो होता है, इस v को हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। v को हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। u जो होता है, इस u को हम बोलते हैं, ये हमारा कहलाता है वस्तु की दूरी। और f जो होता है, इस f को हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये तीन टर्म हमारे थे, u, v और f था, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। हम बाकी हम बोलते किसको क्या है, तो हम v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, u को बोलते हैं वस्तु की दूरी और f जो होता है, इस f को हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसके अलावा एक फार्मूला और भी आपने पढ़ा होगा, इससे पहले हमने बताया था, उसका इस्तेमाल किया था कि हमारा f जो बराबर होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज भी हमने बताया था। और जहां पर हमने पिछले वाले लेक्चर में जब आपको प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा था, तो वहां पे एक बात मैंने बार बार बोल रहा था कि ध्रुव से फोकस की दूरी जितनी होनी चाहिए उतनी ही फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो यही फार्मूला होता है f बराबर r/2। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा f जो होता है, इस f को वापस हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। स्मॉल f जो होता है फोकस दूरी, और r जो होती है, इस r को हम क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। r को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो अब यही हमारा होता है दर्पण सूत्र। अब बेसिकली यही दो सूत्र हमारे निकल के आते हैं। एक होता है दर्पण सूत्र से कहते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और एक होता है हमारा f बराबर r/2। इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर हम चिन्ह परिपाटी पहले पढ़ते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, अब जो UVF का मान होता है, ये UVF का मान कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, इसको जानने के लिए हमें एक छोटा सा पढ़ना पड़ता है चिन्ह परिपाटी। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद पढ़ लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है। नोट कर लिया, चलिए। तो छोटी सी हेडिंग होती है, वो भी हमारी छोटा सा हेडिंग लगा लो कि चिन्ह परिपाटी। हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी, कि कब हम मान प्लस रखेंगे और कब हम मान इसका माइनस में रखेंगे। तो अब देखो, हमारे पास दो दर्पण है, एक हमारा अवतल दर्पण है और एक हमारा उत्तल दर्पण है। दोनों की चिन्ह परिपाटी हमारी समान होती है, लेकिन दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं कि ये जो है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण की परिभाषा याद होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए कि कैसे बनता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते थे, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है और उभरे हुए तल पर कली की होती है, तो इस दर्पण को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। दूसरा हमारा होता था उत्तल दर्पण, इसे यहाँ पे बना दूं, ये हमारा हो गया, अभी तो ये कांच है हमारा, अभी अंदर की तरफ से इसको पॉलिश कर देंगे तो परावर्तक सतह भरा हुआ हो जाएगा, तो ये हमारा परावर्तक सतह हो जाएगा बाहर वाला। तो इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। अब यहीं पर देखो, ये हमारी होती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे क्या होगा, यहाँ पे बीचों बीच में क्या मिलेगा, ध्रुव। यहाँ पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा फोकस, और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र C हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा फोकस, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र C हो जाएगा। अब ये कैसे लेते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, सारी परिभाषा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आप उन सबको देख लीजिए, तो यहाँ ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए खैर देखिए, अब यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, एक चीज ध्यान रखो कि जो तुमने यहाँ पे पढ़ा कि v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो, सारी दूरियों को कहाँ से नापना है, दो चीज में याद रखो, इस सारी दूरियों को हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से।
अगर यहाँ से दाहिने बाएं साइड चलना होगा तब भी हम नापेंगे ध्रुव से दूरी, और दाएं साइड चलना होगा तब भी हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से दूरी को नापेंगे। यानी सारी दूरियों को कहाँ से नापा जाता है, इस ध्रुव से। दूसरी चीज क्या होती है कि चाहे, इससे पहले भी मैं इस बात को बोल चुका हूं कि चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा वस्तु को कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। अब देखो, अगर ध्रुव से तुम दाहिने साइड चलोगे तो दाहिने साइड दूरी किसमें लेना, प्लस में, और अगर यही ध्रुव से बाएं साइड दूरी नापना तो ये दूरी किसमें लेना, माइनस में। जैसे मान लो अगर ध्रुव से तुम इधर दूरी नाप रहे हो तो ये दूरी किसमें लेना, प्लस में, और अगर ध्रुव के बाएं साइड नाप रहे हो तो दूरी किसमें लेना, माइनस में। दूसरी चीज, अगर तुम मुख अक्ष के ऊपर दूरी नापोगे तो मुख अक्ष के ऊपर दूरी प्लस होती है और मुख अक्ष के नीचे दूरी हमारी कैसी होती है, माइनस होती है। इतनी ही बात याद रखनी है कि ध्रुव के दाहिने साइड दूरी प्लस, बाएं साइड दूरी माइनस, मुख अक्ष के ऊपर प्लस और मुख अक्ष के नीचे कैसा हो जाएगा, माइनस। तो इतनी सी बात याद रखनी है। अभी सब काम लिख देंगे कि कौन सा हमारा प्लस होगा, कौन सा हमारा माइनस होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करना है कि अगर देखो ये ध्रुव हो गया, ध्रुव के दाहिने साइड तो दूरी किसमें होगी, प्लस में। अगर इस बाएं साइड चलोगे तो दूरी किसमें हो जाएगी, माइनस में। अगर तुम मुख अक्ष के ऊपर नापोगे कोई भी दूरी तो वो दूरी होगी प्लस में, और मुख अक्ष के नीचे नापोगे तो दूरी हमारी किसमें होगी, माइनस में। अब देखिए करके सारी चीजों को देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वस्तु की दूरी u की बात करते हैं कि u कैसा होगा। u क्या होता था, वस्तु की दूरी, और वस्तु को हमेशा हम कहाँ रखते थे, बाएं साइड। तो देखो, अगर वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखोगे तो मान लो वस्तु को यहाँ पे रखो, चाहे फोकस पे रखो, चाहे C और F के बीच में रखो, C पर रखो, अनंत और C के बीच में रखो, या अनंत पर रखो, देखो सभी केसों में हमेशा वस्तु कहाँ होगी, बाएं साइड। और बाएं साइड दूरी नापोगे तो बाएं साइड दूरी किसमें नापी जाती है, माइनस में। तो u का मान जो होता है, u का मान हमेशा किसमें होता है, माइनस में। हमेशा इसमें कुछ सोचने नहीं है। अब देखो, ये चिन्ह परिपाटी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में हमें सिंपल इतनी सी बात बोलेगा कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखनी है, ये वस्तु रखी हुई है। तो अब केवल इतनी बात बोलेगा। अब वहां पे वस्तु की दूरी बोला 10 सेंटीमीटर, तो u का मान हमें प्लस 10 ना लेके u का मान क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 10 लेना पड़ेगा। अब इसीलिए चिन्ह परिपाटी हमें यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए, और बहुत सिंपल सी चिन्ह परिपाटी है, बहुत आसान सा है। ध्रुव से सारी दूरियों को नापना है, दाएं साइड तो प्लस, बाएं साइड तो माइनस, ऊपर तो प्लस और नीचे तो माइनस, हो गया खत्म। अब वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं साइड, तो वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होगी, माइनस में होगी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वस्तु को बाएं साइड रखोगे तो यहाँ पर भी u का मान जो होगा, यानी कि वस्तु की दूरी जो होगी, वस्तु की दूरी किसमें होगी, माइनस में। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, आंख मूंद कर लिखो, अगर वस्तु की दूरी दिया है तो वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होती है, माइनस में, सब में। अब दूसरे पे आ जाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी की बात करते हैं कि प्रतिबिंब का नहीं, v का मान हमारा प्लस में होता है या माइनस में। तो अब जरा अवतल दर्पण में कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते थे, 6 केस। उन 6 केसों को याद करो, जरा एक बार फिर से याद कर रहा हूं। देखो, पहले केस में प्रतिबिंब कहाँ बनता था, यहाँ फोकस पर। जब वस्तु अनंत पे होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर। और जब प्रतिबिंब फोकस पर बना तो ये दूरी बाएं साइड नापोगे तो v का मान किसमें आ जाएगा, माइनस में। दूसरे केस में देखो, प्रतिबिंब कहाँ बनता था, C और F के बीच में। तीसरे केस में प्रतिबिंब बनता था C पर। चौथे केस में प्रतिबिंब बनता था अनंत और C के बीच में, और पांचवें केस में प्रतिबिंब बनता था अनंत पर। मतलब पहले 5 केस में देखोगे तो पहले 5 केस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बाएं साइड, तो v का मान किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो हम लिख सकते हैं कि v का मान हमारा किसमें होगा, माइनस में। और छठा वाला केस याद करो कि जब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, पीछे। अगर इधर पीछे बनेगा, मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन गया, तो ये दूरी नापोगे तो दूरी दाएं साइड किसमें हो जाएगी, प्लस में, यानी कि v का मान प्लस भी हो सकता है। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के केस में v का मान जो होगा वो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने वस्तु को कहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर v के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर देखो, दो ही केस बनता था, और दोनों केस में जो प्रतिबिंब बनते थे, एक बार प्रतिबिंब बना था फोकस पर, जब हमने वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पे। और जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, P और F के बीच में। लेकिन दोनों केस में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाहिने साइड, एक बार फोकस पे बनेगा, एक बार P और F के बीच में, चाहे कहीं भी, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, तो दूरी तो किसमें हो जाएगी, दाएं साइड, और दाएं साइड वाली दूरी किसमें होती है, प्लस में। तो v का मान हमारा किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हमेशा उत्तल दर्पण के केस में हमेशा v का मान किसमें होगा, प्लस में होगा।
ये हमेशा होगा। ठीक, फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, देखो फोकस दूरी किसे कहते थे कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते थे, फोकस दूरी कहते थे। तो अब देखो ये फोकस दूरी हमेशा कहाँ आएगी, बाएं साइड, तो f का जो मान होगा वो f का मान हमेशा किसमें होगा, माइनस में। और यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी। अब ये दूरी देखो ध्रुव से लेकर फोकस की तरफ चलोगे तो ये दूरी किसमें हो जाएगी, दाएं साइड किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो f का मान हमारा किसमें हो जाएगा, प्लस में। ये चीज हमेशा होगा, ये चीज हमारा हमेशा होगा कि जब भी उत्तल दर्पण बोला जाएगा तो फोकस दूरी किसमें होगा, प्लस में, v का मान किसमें होगा, प्लस में, और u का मान किसमें होगा, माइनस में। और जब अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो u का मान तो माइनस में हमेशा होगा, v का मान प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, और f का मान हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो यही होती है हमारी छोटी सी चिन्ह परिपाटी होती है, ज्यादा लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, पर ऐसे दोनों तरफ दो डायग्राम बना लो और दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, कब हमारा कोण प्लस होता है, कब हमारा कोण माइनस होता है। ठीक, अब देखो इसी में ये भी हमें पूछता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी। तो वास्तविक और आभासी बताने के लिए हम क्या करते हैं कि v के मान से बता ले जाएंगे कि v का मान देखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे, वहां से बता देंगे कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। देखो v का मान दो हो सकता है, या तो v का मान किसमें होगा, माइनस में, या तो v का मान हमारा किसमें आएगा, प्लस में। v का मान या v का चिन्ह देकर हम बता देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी फिलहाल में इतना ध्यान रखो कि v का मान जब भी माइनस होगा तो माइनस v का, अच्छा तुम सोचो v का मान माइनस कब होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वो ध्रुव के बाएं साइड बनेगा। और तुम छइयों के इसमें याद करो कि जब बाएं साइड बनता था प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता था, वास्तविक। याद है? अगर नहीं याद है तो फिर से वही कहूँगा, आप पिछला लेक्चर देख के आओ, लेक्चर इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पण मतलब अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, वो पूरा हमने क्लियर डिस्कस किया। खैर अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि पहले 5 केस में प्रतिबिंब कहाँ बना था, बाएं साइड, और पांचों केस में प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। और बाएं साइड बनेगा तो v का मान किसमें होगा, माइनस। देखो v का मान माइनस तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक। तो ये सिंपल याद रख सकते हो कि जब भी v का मान माइनस होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और v का मान जब प्लस होगा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। हम आगे एक बार अगले लेक्चर में जब पढ़ेंगे आवर्धन तो वहां से बताएंगे कि वास्तविक होगा या आभासी कैसे होगा, लेकिन अभी हम नहीं आवर्धन पढ़े। बाकी आप लोग स्कूलिंग किया हो गया, कहीं कोचिंग किया होगा, तो अगर पढ़ चुके होंगे तो सकता है वहां पर उस तरीके से बताएंगे हो, तो उस तरीके से भी हम बताएंगे कि जब आवर्धन पढ़ेंगे तो वहां पर फिर इसको डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक कैसे बनेगा और आभासी कैसे बनेगा, मतलब कब वास्तविक होगा कब आभासी होगा। हम v के मान से ही बता सकते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ v का मान पढ़ रहे हैं, यानी कि दूरी पढ़ रहे हैं, चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से भी हम बता ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो अगर v का मान माइनस तो वास्तविक, और v का मान प्लस तो आभासी। हमें पता है यार वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लिया, चलिए। क्वेश्चन पे आने से पहले क्या करते हैं, अवतल उत्तल दर्पण का कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन करना हमारे लिए क्या होगा, और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं कि हमारी जो है राज की बात। राज की बात कुछ हेडिंग लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल दर्पण, दोनों का कंपैरिजन है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर F हो गया, और यहाँ पर हमारा C हो गया। बगल में यहीं पर बनाते हैं कि ये जो है ये हमारा उत्तल दर्पण है, एक मिनट, ये हमारा है उत्तल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर P हो गया, यहाँ F हो गया, और यहाँ पर हमारा C हो गया। ठीक, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें, सबसे पहला पॉइंट अवतल दर्पण। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखो इसमें अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में
जो हमारा प्रतिबिंब बनता था वो प्रतिबिंब बड़ा व छोटा दोनों प्रकार का बनता था। प्रतिबिंब जो होता था अवतल दर्पण में, देखो अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता था। बड़ा भी प्रतिबिंब बना सकते हो, छोटा प्रतिबिंब भी बना सकते हो। उत्तल दर्पण में देखो, सोचो उत्तल दर्पण में 2 ही केस था और दोनों केस में उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता था, ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता था, हमेशा छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। दूसरा पॉइंट आ जाओ कि देखो हमारा जो अवतल दर्पण था, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरती हैं, फोकस से। ये हमने पढ़ा था वहां पे फोकस की परिभाषा में। तो अवतल दर्पण जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण वहीं बताया था। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक, इसमें आ जाओ तीसरा पॉइंट, ये जो होता था ये वास्तविक अवतल दर्पण जो था वो वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक व आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता था। पहले 5 केस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक। छठे केस में कैसा बनता है, आभासी। और ये हमारा प्रतिबिंब कैसे बनाता था, याद करो 2 केस बनते थे और दोनों केस में जो आप प्रतिबिंब होते थे और प्रतिबिंब कैसे बनाता है, आभासी। केवल ये कैसे बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब। और ये आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। एक नया टर्म है यहाँ पे जो अगले लेक्चर में आप पढ़ोगे कि इसका जो आवर्धन होता है, अगर हम अवतल दर्पण का आवर्धन देखेंगे तो आवर्धन को लिखते हैं m से। तो m का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बराबर भी हो सकता है। m ग्रेटर देन इक्वल m1, m लेस देन इक्वल 1 और m इक्वल टू 1। यानी m का मान आवर्धन जो होगा, इस पॉइंट को भी नोट कर लो, अगले लेक्चर में बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा ये कि हमारा आवर्धन जो होता है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसका जो आवर्धन होता है, उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है ये आवर्धन m हमेशा कैसा होता है, लेस देन 1 होता है। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो आवर्धन हमेशा कैसा होता है, लेस देन होता है। तो ये जो हमारी थी कुछ राज की बात थी, इसको याद रखना कि अवतल दर्पण में क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है। इतनी चीज पूरे का अभी तक निचोड़ निकल के ही आ गया कि अवतल दर्पण में क्या क्या खासियत होती है। क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, कितनी बातें तुम्हें याद रहेंगी। और ये वही बात है जो हमने पिछले लेक्चर में सब कर रखा है, उसी सारी बातों को हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया। ठीक है, बाकी हमारा उत्तल दर्पण का, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन, नोट कर लिया इसको। चलो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। मान लेते हैं अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। स्थिति ज्ञात कीजिए यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर।
यदि दर्पण की फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी हमें बताना है। अगर आप करना चाहो तो खुद से इसको एक बार आप ट्राई कर लो, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। ट्राई कर लिया? चलिए देखो, कह रहा कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी u का मान, एक काम करो पहले चित्र बना दो। अवतल दर्पण बोला है तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ हमारा क्या हो गया C। वस्तु को कितनी दूरी पर बोला है 20 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं u से, तो u का मान कितना हो गया 20, और u का मान तो हमेशा किस में रखते हैं माइनस में, कुछ सोचने नहीं है, u के बारे में कुछ सोचना नहीं है, u का मान कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक। अगला देखो, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमसे क्या पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, v का मान पूछ रहा है। फोकस दूरी कितना दिया है f का मान कितना दिया है 30। अब यहाँ पे f का मान प्लस होगा कि माइनस, अभी चिन्ह परिपाटी से याद करो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती थी माइनस, तो ये हमारा किसमें हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस में। अब देखो फोकस दूरी ये कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो जितना हमारा P से लेकर F होता है उतना ही हमारा F से लेकर कहाँ तक होता है C तक का। देखो अगर ये दूरी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो ये दूरी भी हमारी कितनी होगी 30, तो यहाँ से टोटल दूरी हमारी कितनी रहेगी 60 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करो, सिंपल दर्पण सूत्र लगा दो यहाँ पे कि हमारा दर्पण सूत्र क्या होता है। अब देखो दर्पण सूत्र लगाओगे तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर का 1/f, सबका मान रख दो, हो गया। 1/v का मान हमसे पूछा है, u का मान हमारा कितना है माइनस का 20 प्लस का बराबर का f का मान हमारा कितना है माइनस का 30, तो 1/-30। यहाँ देखो 1/v ये हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस 1/20 बराबर का माइनस का 1/30। इसको उधर लेके जाओ तो 1/v बराबर माइनस का 1/30 और प्लस का 1/20, तो 1/v बराबर एलसीएम कितना जाएगा 7, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3, तो 1/v बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/v बराबर आ जाएगा हमारा 1/60। तो पलटोगे तो v का मान कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, तो v का मान हमारा कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब जरा ये बता दो मुझे यहाँ से कि अगर v का मान 60 सेंटीमीटर आया है प्लस में, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, अभी बताएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी, क्योंकि v का मान किस में आया प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बनेगा कैसे, प्रतिबिंब बनेगा आभासी व प्रतिबिंब कैसा बनेगा सीधा। अब सीधा आंसर बताएं इसका, देखो ये 30 है, हमें वस्तु को कितनी दूरी पर रखना है 20, मतलब वस्तु जो होगा यही कहीं पर होगा हमारा 20 सेंटीमीटर, यही तो हमारा वस्तु की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर के बराबर। अब एक बात बताओ, क्या छठा वाला केस हमारा नहीं है कि जब वस्तु को हम P और F के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ जाके बनता है, पीछे जाके तो बनता है, दर्पण के पीछे जाके बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी और सीधा होता है। देखो v का मान किस में आ रहा है प्लस में, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी और प्रतिबिंब कैसा होगा सीधा होगा। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, कुछ करने नहीं। यहीं से देखो ये डायग्राम बनाओ, अभी देखना यहीं से सीधा आंसर बताएंगे इसका कितना होगा। ये तो पहला क्वेश्चन था, तो पूरा बोर्ड के तरीके से हमने करा दिया कि बोर्ड में आ जाएगा तो ऐसे बना के लिख देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा और ज़्यादातर चांस होता है कि एक क्वेश्चन मिलता है इसमें से, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद थोड़े कंपटीशन वाले बेस पे, इसको नोट कर लो, सिंपल बोर्ड में इसे ही मिलेगा। चलिए देखो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि समान आकार, मतलब समान साइज का प्रतिबिंब बने। सिंपल सा क्वेश्चन है, F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से
कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। ठीक, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर F पहला ऑप्शन, दूसरा 2F, तीसरा ऑप्शन 3F और चौथा ऑप्शन 4F। जरा इसको करके बताओ, एक बार खुद से बुद्धि बढ़ाओ, अपनी बुद्धि बढ़ाओ, देखो कितना आ रहा है इसका आंसर। निकाल ली, जिसका जिसका 2F आया उसका सही है। देखो हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, अब जैसे चित्र बनाएंगे आंसर मिल जाएगा। हमसे क्या बोला है, अवतल दर्पण, तो ये हमने क्या बना लिया, अवतल दर्पण। अब देखो भाई, इसके लिए आपको 6 केस याद होने चाहिए, PFC। आपको 6 केस अवतल दर्पण के और 2 केस उत्तल दर्पण के याद होगा, तभी सारे क्वेश्चन आप टच कर पाओगे बहुत जल्दी जल्दी। देखो अवतल दर्पण बना लिया, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, F, मतलब यहाँ से ये दूरी हमारी कितनी है, F है, तो ये दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी, F हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से टोटल दूरी निकालोगे तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 2F। ये बात तो कह रहा है कि F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, F, P से लेकर F की दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल f, तो F से लेकर C तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, F, मतलब ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2F हो जाएगी। अब कह रहा है कितनी दूरी पर वस्तु को रखे, वस्तु को कितनी दूरी पर वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु को रखे कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। अब जरा छइयों केस में तीसरा केस याद करो कि यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ पे आके बनता था, वक्रता केंद्र पे आके बनता था प्रतिबिंब, और समान साइज का प्रतिबिंब बनता था। तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना है, 2F। यानी कि अगर वस्तु को 2F दूरी पर लाकर रखोगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर हो गया आंसर, 2F खत्म, ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें, बस हो गया, यही आंसर है हमारा। आया समझ में? देखो फिर से एक बार क्या कह रहा है कि F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण बना लिया, इसकी फोकस दूरी कितनी है, स्मॉल f। ठीक, अगर ये दूरी P से लेकर F तक की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f है, तो F से लेकर C तक की दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल f हो जाएगी। अरे भाई F बराबर R/2, यही तो कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब जितना ये होगा उतनी हमारा ये होगा, दोनों बराबर हो गया। अब वस्तु को कहाँ रखें कि समान साइज का प्रतिबिंब बने, तो अवतल दर्पण में सोचो समान साइज का प्रतिबिंब कब बनता है कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, C पर, तो वस्तु को हमने C पर रख दिया। अब ध्रुव से देखो C तक की दूरी कितनी है, 2F है, तो वस्तु को कितनी दूर रखना पड़ेगा, 2F दूरी पर रखोगे तो समान साइज का प्रतिबिंब बन जाएगा। हो गया आंसर खत्म, बस इतना सा है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, मान लेते ऐसे लिख लो कि वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। पहला उत्तल दर्पण द्वारा, दूसरा अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा समतल दर्पण द्वारा, चौथा सभी। बहुत आसान सा है। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल में तो समान साइज का बनता है, दिखाया था, उत्तल में छोटा बनता है। तो वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर तीनों का बनता है। तो मैं बड़ा प्राप्त करना तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, अवतल दर्पण। हो गया खत्म है, बस इतना ही हो गया। ठीक, अगर देखो आपका लेक्चर जो इतना बता रहा हूँ उतना आपका क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन वाले होते हैं, एक एक लाइन के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति,
प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ठीक, अब इसको जरा एक बार तुम लोग खुद से करो। मैं 4 ऑप्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ से। पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ 50 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, निकालो। बाकी करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ दूसरा 50 सेंटीमीटर दूर दर्पण के आगे। तीसरा ऑप्शन ले लो यहाँ पर 35 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे। और चौथा ऑप्शन 35 सेंटीमीटर दूर दर्पण के आगे। चलो इसको करो एक बार, खुद से कोशिश करो, फिर इसके बाद मैं कर रहा हूँ। हो गया? चलो देखो क्या कह रहा है। अगर देखो इस क्वेश्चन में अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। एक बार चित्र बना लो बस। कह रहा है अवतल दर्पण, ठीक है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ठीक, ये हो गया P, यहाँ पे F और यहाँ पे C। देखो क्या क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, मतलब फोकस दूरी ये मान कितना दे रखा है 50, तो ये हमारा कितना होगा 50, तो ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर के बराबर। इतनी में तो अब तक शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। फोकस दूरी 50 है तो F से लेकर C तक की दूरी भी कितनी होगी 50 होगी। C से लेकर C तक की दूरी कितनी रहेगी 100 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को कहाँ रखना है 25, मतलब वस्तु को यहाँ कहीं पर लाकर वस्तु को हमने रखा है, तभी तो ये दूरी हमारी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। ये दूरी जो होगी, ये दूरी तभी हमारी क्या होगी 25 सेंटीमीटर। तो अब जरा ये बताओ ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, P और F के बीच में, छठा वाला केस। तो प्रतिबिंब कहाँ पे आके बनेगा, पीछे जाके बनेगा। प्रतिबिंब छठे वाले केस में कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। तो अब देखो दर्पण के पीछे बन सकता है, ठीक, दर्पण के आगे क्या प्रतिबिंब कभी इधर आगे की तरफ बनेगा, इस छठे वाले केस में नहीं बनेगा, क्योंकि भाई वस्तु को जब P और F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब तो हमेशा कहाँ बनेगा, पीछे ही बनने वाला है। तो अब यहाँ पे जो आगे वाला है ये आगे और ये आगे, ये दो तो हमारे हो नहीं सकते। 50-50 आंसर बन गया हमारा। देखिए आज 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन हमारे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बाकी 2 पीछे दे रखा है, तो अब तो करना पड़ेगा सॉल्व यहाँ पे। अब मान लो यहीं पर एक ये भी आगे कर देता तो हमारा सीधा पीछे वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो यहाँ से ट्रिक थोड़ा सा आजमाओ, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पूरा करना पड़ेगा कि देखो फोकस दूरी F का मान कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और वस्तु को कहाँ U का मान कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो अब जरा अवतल दर्पण है तो F माइनस U माइनस और V का मान क्या करना निकालना है। तो 1/V प्लस का 1/U बराबर का 1/F। V का मान निकालना है, U का मान कितना है 1/- का 25 बराबर 1/- का 50। ये देखो प्लस और माइनस, माइनस उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 1/- का 50 और प्लस का 1 हो जाएगा 25। तो 1/V बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 50। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का 1 और 25 दूना 50 2, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/50। तो V का मान कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो V का मान कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर, और कहाँ बनेगा पीछे। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा से हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे। ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। बताओ कोई दिक्कत, आधे ऑप्शन हमारे क्या होंगे कट जाएंगे। तो बहुत बार देखो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे ना कि जिनके तुम्हारे क्या होंगे 3 के 3 ऑप्शन कट जाएंगे, बस एक ही ऑप्शन बचेगा सही, कोई तुम्हारा आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन भी दिखाऊं, देखो देखो एक क्वेश्चन इसमें दिखा के फिर लेक्चर को एंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं कह रहा है कि ऐसे लिखो कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, प्रतिबिंब की दूरी बताइए।
प्रतिबिंब की दूरी बताइए। या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए, कुछ भी ले सकता है। पहला ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 35 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन तो ही गया, चौथा ऑप्शन मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 60 सेंटीमीटर। इसको करो, कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है, चित्र बनाओगे तुरंत तुम्हारा निकल कर जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलो कर लिया इसको। देखो क्या करना है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया P, यहाँ पर F, यहाँ पर C। फोकस दूरी कितना दे रखा है 20, तो ये दूरी हमारी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, मतलब वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाकर रखा है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे आकर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही आकर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। हो गया खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो सॉल्व करे वो करते रह जाएगा, जो सॉल्व करेगा वो करता रह जाएगा। 1/b + 1/u = 1/f, फिर सबका प्लस माइनस देख के मान रखना, कौन जाएगा इतना लंबा करना, सीधा चित्र बना, हो गया, आंसर खत्म हो गया। अब इस पे देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि प्रतिबिंब आभासी प्राप्त करना है, सीधा प्राप्त करना है, तो कौन सा दर्पण ले, तो इसके लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक हमारा ये है, 3 पॉइंट है, तीनों को याद रखो, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आभासी सीधा बराबर साइज का प्रतिबिंब, जब भी क्या पूछे तुमसे, आभासी सीधा और बराबर साइज का प्रतिबिंब, बराबर साइज का प्रतिबिंब, कौन सा दर्पण इस्तेमाल करना है, समतल दर्पण। अगर तुमसे पूछ रहा है कि हमें बराबर सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करना है, समतल दर्पण। हो गया खत्म। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हमें मान लो करा कि कौन सा दर्पण जिसमें आभासी सीधा बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में एक ये भी रहेगा कि आभासी सीधा बराबर साइज का, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन तुम्हें दे सकता है। दूसरा देखो, अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी सीधा व छोटा, आभासी सीधा व छोटा साइज का प्रतिबिंब, छोटा साइज का प्रतिबिंब। अगर तुम्हें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है, सीधा है और छोटा बन रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तुम्हारा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा हमेशा। अच्छा, अगला वाला क्या है कि अगर प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा बनता है, अगला कह रहा है कि अगर प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने और बड़े साइज का, बड़े साइज का प्रतिबिंब बने, आभासी सीधा और बड़ा। अब देखो किसमें आभासी सीधा और बड़ा बनता था, तो अवतल दर्पण में, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने सिर्फ आभासी सीधा लिखा, बाकी इसमें अवतल दर्पण में तो वास्तविक बनता है, बराबर ही बनता है और बड़ा भी बनता है। ये बात भी भाई, अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है। अब लेकिन उस बात को नहीं लिखा हो कि हमें सिर्फ आभासी वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किताब पढ़ोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। तो 3 पॉइंट याद रखो, यहाँ से तुम्हारी सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगला आने वाला जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन, और उस पर भी हम उस लेक्चर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को हम टच नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब पढ़ाई करते रहिए।